नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं महाकुंभ से। प्रयागराज में हुआ महाकुंभ आज खत्म हो गया। 13 जनवरी को ये शुरू हुआ था और अब तक 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग दुनिया के सबसे बड़े समागम का हिस्सा बने। ये संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन का वो स्थान जो करोड़ों लोगों की आस्था का गवाह बना। यूपी सरकार ने उम्मीद जताई थी कि महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोग आ सकते हैं, लेकिन आस्था का एक ऐसा सैलाब दिखा जिसमें सरकारी उम्मीद से लगभग 1.5 गुना ज्यादा लोगों ने दस्तक दी। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला। 10,000 हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र में औसतन 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन आए। मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ ने मेले के आयोजन पर दाग जरूर लगाया, लेकिन बाकी हर दिन मेले ने नया इतिहास रचा। ये बात मेले में आए लोग भी मानते हैं। एक्चुअली मैं कानपुर से हूँ, बट अभी ईश्वर की कृपा से मैं प्रयागराज में हूँ। अच्छा, इस बार एक्सपीरियंस कैसा रहा मेले का? देखिए, मेरा ये तीसरा या चौथा महाकुंभ है, बट ये जो एक्सपीरियंस है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लास्ट 26 को लास्ट स्नान है, तो वो कवर करने के लिए हम लोग आए हैं। महाकुंभ 2025 ने श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया है जो शायद ही कभी टूट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो महाकुंभ में एक तरफ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, तो दूसरी ओर ऊपर आसमान से श्रद्धालुओं का सम्मान किया जा रहा था। आज भी स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए गए। तो वहीं महाकुंभ के समापन के मौके पर एयरफोर्स के विमानों ने करतब दिखाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संसार में सनातन के सबसे बड़े मेले के बीच कुंभ के समापन से पहले जहां गंगा के तट पर साधु संतों और श्रद्धालुओं की भीड़ है, वहीं आसमान पर जब फाइटर प्लेन्स की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी तो सब हैरान रह गए। हालांकि ज्यादा वक्त नहीं लगा जब लोगों को यह बात समझ में आ गई कि यह भारतीय वायुसेना का एयर शो है, जिसमें हिंदुस्तान के शूरवीर अपना कमाल दिखा रहे हैं। इस एयर शो में वायुसेना के जाबाजों का कौशल देखने लायक था। वायुसेना के जाबाज पायलट्स ने हवा में ऐसी कलाबाजियां दिखाई कि देखने वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। महाशिवरात्रि पर चल रहे महास्नान के दौरान भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमानों ने आस्था के इस अद्भुत स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं को सलामी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और प्रयागराज महाकुंभ अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र ने नासिक कुंभ की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसको लेकर मुंबई में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अनुपस्थिति एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई। प्रयागराज में 65 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। अब 2027 में नासिक में कुंभ होना है। महाराष्ट्र सरकार प्रयागराज से सबक लेते हुए कुंभ की तैयारी में जुटी है। बुधवार को इसकी तैयारियों की समीक्षा और चर्चा के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में रेलवे और नागरिक उड्डयन के अधिकारियों सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई। आज सभी विभाग के अधिकारी, सभी प्रधान सचिव, रेलवे मंत्रालय, दिल्ली, विमान सेवा को लेकर उनके भी अधिकारी, ऑफिसर सब यहाँ पर मौजूद थे। हमने पूरा हमें क्राउड का मैनेजमेंट करना है। नासिक की जगह तो बहुत कम है। रेलवे प्लेटफॉर्म नासिक में 2 ही है,
वो बढ़ाकर 4-5 और एडिशनल करने हैं। एयरपोर्ट भी बढ़ाकर, वहाँ जो पार्किंग है वो भी हमें 5 से 15 तक ले जाना है। तो सभी बातों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। लेकिन इस अहम बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गैरहाजिरी चर्चा में रही। माना जा रहा है कि महायुति के भीतर चल रहे टकराव का ये एक नया प्रमाण है। वैसे नासिक जिले के पालक मंत्री का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के हस्तक्षेप के बाद सीएम फडणवीस ने नासिक जिले के पालक मंत्री के रूप में मंत्री गिरीश महाजन की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और महाकुंभ 2025 आस्था के साथ साथ अर्थ का भी महाकुंभ साबित हुआ। 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ में दुनिया भर से 100 से ज्यादा देशों से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे और इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जैसे सैकड़ों सेक्टर्स के बिजनेस में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई और कुल अनुमान कारोबार का 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लगाया जा रहा है। दिखाते हैं आपको ये विशेष रिपोर्ट। तो देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु क्या प्रयागराज में आ पाते, और जो भी गया, जिसने भी डुबकी लगाई, वह तारीफ करके जरूर गया, खुश होकर के गया, आशीर्वाद देकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। महाकुंभ उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के लिए वरदान साबित हुआ है। 45 दिन में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों की आवाजाही ने अचानक वहां की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा उछाल दे दिया है। तो जहां 2 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा था, वहां अब 3 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस हुआ, यानी उम्मीद से 50% से भी ज्यादा। लेकिन अगर कुंभ से बने तीर्थ सर्किट को देखें, यानी प्रयागराज के साथ अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि तक आने वाले श्रद्धालुओं को ले, तो ये कारोबार और बड़ा हो जाता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एनडीटीवी से बातचीत में 4 लाख करोड़ का अनुमान लगाया है। जो महाकुंभ आया वो अयोध्या भी गया, वो वाराणसी भी गया, वो चित्रकूट भी गया। तो अगर इस पूरे सर्किट को देखा जाए तो 3 लाख करोड़ प्रयागराज का और लगभग 1 लाख करोड़ इस सर्किट का। जाहिर है पूरे प्रयागराज क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां अप्रत्याशित रहीं। पूरे महाकुंभ मेला ग्राउंड क्षेत्र में हर तरफ एक बड़ा आर्थिक क्षेत्र तैयार हो गया। जाहिर है आस्था का महाकुंभ अर्थ का भी महाकुंभ साबित हुआ है। प्रयागराज से पल्लव मिश्रा, कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता और दिल्ली से जय नारायण के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब परेशान करने वाली ये खबर आपको महाराष्ट्र के पुणे से दिखाते हैं, जहां बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। आरोपी की पहचान पुलिस ने कर ली है, फिलहाल वो फरार है। इधर महिला आयोग ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया है, तो वहीं ट्रांसपोर्ट विभाग इसको लेकर कल एक अहम बैठक भी करने जा रहा है। पुणे से फलटन के लिए स्वारगेट बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही 26 साल की एक युवती को एक शख्स ने गफलत में डाला कि उनकी बस दूसरी जगह रुकी हुई है। युवती को भरोसे में लेकर वो उसे शिवशाही बस में ले गया, वहीं उसने उसके साथ रेप किया और भाग निकला। ये मंगलवार सुबह 5:30 बजे की घटना है। करती है, वो अपने गांव जा रही थी, तो वो 5:30 6:30 के दरमियान बस स्टैंड में थी। तो उस टाइम पे ये आरोपी जो है उसके पास आया, उसने उससे पहचान बनाई है और मीठा मीठा बात करके उसको बोला कि कहाँ जा रही है दीदी, तुम कहाँ जा रही हो। तो वो लड़की ने बता दिया कि मैं फलटन जा रही हूँ। तो उसने बोला कि फलटन जा रहे हो, तो वो फलटन की बस तो यहाँ नहीं लगती, बोले वो तो उधर लगी है। तो लड़की ने बोला कि नहीं, बस तो यहीं पे लगती है। तो बोला नहीं, मुझे पता है यहाँ का सब, वो बस वहाँ पर लगी है, आप जल्दी चलो, मैं आपको बिठाता हूँ बस में। ऐसा करके उससे बात करके उसको लेके गया है। सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों बात कर रहे थे। इस घटना के बाद युवती ने फोन पर अपनी सहेली को जानकारी दी, फिर स्वारगेट पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। घटना की जानकारी मिलते ही पुणे में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद पुणे में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि उसने स्वारगेट बस स्टेशन क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली है। उसका शिकरपुर और शिरूर पुलिस थानों में आपराधिक रिकॉर्ड है। वह फिलहाल फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इधर सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कराने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है। यह कदम छात्रों की परीक्षा में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। इसके लिए लोगों की राय भी मांगी गई है। दिखाते हैं आपको शुभांग ठाकुर की ये रिपोर्ट। अगले साल 10वीं के छात्रों को परीक्षा के 2 मौके मिल सकते हैं।
पहली बार 17 फरवरी से 6 मार्च तक परीक्षा होनी है, जबकि दूसरी बार 5 मई से 20 मई के बीच, यानी छात्रों को अपने अंक सुधारने का एक मौका मिल सकता है। वो 10th का एग्ज़ाम होता था, वो हमेशा से बच्चों के लिए बड़ा एक फियर हुआ करता था, हमेशा से। हम भी थे जब 10th में, तब भी, आजकल के बच्चों के लिए भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बच्चों की फियर को और बढ़ाया जा रहा है। पहले देखिए क्या होता था, कोई बच्चा अगर 10th में किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, उसको कंपार्टमेंट मिल जाती थी। तो मुझे नहीं लगता कि इम्प्रूवमेंट के लिए ये कोई तरीका हो सकता है बच्चे को दोबारा एग्ज़ाम कराने का। लेकिन दोनों परीक्षाओं में बैठना जरूरी नहीं है। पहली परीक्षा के आधार पर ही 11वीं की कक्षा में एडमिशन लिया जा सकता है। अगर किसी छात्र को सिर्फ एक सब्जेक्ट का पेपर दूसरी परीक्षा में देना है तो वो भी किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अच्छा है, लेकिन और अच्छा हो सकता था कि इसमें ये हो कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हो। 10वीं के एग्ज़ाम का बहुत फ़र्क बच्चों पे पड़ता है नहीं, उनके कैरियर में 10th की मार्कशीट का कोई बहुत ज़्यादा उपयोग होता नहीं है। तो सरकार ने अच्छा कदम है, लेकिन ये भी अच्छा है कि ठीक है, बच्चे अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो बढ़िया है। स्कूल, शिक्षक और माता पिता 9 मार्च तक इस नीति पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके बाद इस नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शिव कुमार तिवारी के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। और समुद्री सीमा पर कोस्ट गार्ड की पैनी नजर की वजह से ओमान से आई एक बोट पकड़ी गई। इसमें 3 लोग सवार थे। करीब 2600 किलोमीटर का सफर तय करके ये आई थी। दक्षिण के उडुपी के पास से ये पकड़ी गई। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। ओमान के रजिस्ट्रेशन वाली इस नाव की खबर जैसे ही कोस्टल पुलिस और कोस्ट गार्ड को मिली, एजेंसियां हरकत में आ गई। घेराबंदी की गई, नाव रोकी गई और फिर जांच में जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली थी। नाव में 3 तमिलनाडु निवासी थे। वो 17 फरवरी को ओमान से चले 23 फरवरी को उडुपी पहुंच गए। उन्होंने 2600 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। उन्हें तमिलनाडु जाना था। इनका कहना है कि ये लोग एक मछली पकड़ने वाली कंपनी में ओमान में काम करते थे। मालिक गुलामों जैसा व्यवहार करता था, इसलिए भाग निकले। 20 मीटर लंबी इस नाव में सिर्फ 50 लीटर पानी और थोड़ा सा खाने का सामान था। इनका सफर जोखिम भरा था। छोटी सी नाव पर हजारों किलोमीटर का समुद्री सफर। उडुपी से ब्यूरो इनपुट्स के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। इस डैशबोर्ड पर आपदा राहत के कामों के अपडेट के साथ ही चारधाम यात्रा की जानकारी मिल सकेगी। कभी पहाड़ का टूटना, कभी बाढ़ तो कभी कुछ और। उत्तराखंड में हर साल आती आपदाओं को देख अब आपदा विभाग ने एक डैशबोर्ड बनाया है। डैशबोर्ड के पीछे ये हमारा उद्देश्य था कि जो सूचनाएं हमको चाहिए होती हैं, चाहे आपदा प्रबंधन की दृष्टि से, चाहे मीडिया को, चाहे पब्लिक को, कितने लोग आए दर्शन करने, कितनी गाड़ियां आई, कितने लोग बीमार हुए, कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, मौसम कैसा रहेगा, जो कुछ एक आम टूरिस्ट को चाहिए आने के पहले, हम वो सब कुछ एक मंच पे देने का प्रयास करेंगे। इस आपदा डैशबोर्ड में आपदा में राहत कार्यों की जानकारी मिलेगी। 10 दिनों के मौसम का अपडेट मिलेगा। पुलिस, हॉस्पिटल, आपदा मित्र, राहत शिविरों के फोन नंबर और चारधाम यात्रा से जुड़े हर अपडेट होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इससे लोगों को मदद मिल सकेगी। जो हमारे राज्य के अंदर अनेक प्रकार की आपदाएं, जिनका हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है, हम उन आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। उस दिशा में नवाचार को भी अपनाया जा रहा है। शोध अनुसंधान है, उनको अपनाकर हम उस दिशा में हमारे ऐसे चुनौती के समय पर बहुत सहायता करेगा। जब भी आपदा आती है तो लोगों तक समय रहते सही जानकारी नहीं पहुंच पाती। जाहिर है इस तरह के डैशबोर्ड से लोगों को राहत मिल सकेगी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के मौके पर कहां करवाई गई 251 जोड़ियों की शादी। पूरी खबर और तस्वीरें एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
मध्य प्रदेश से, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर 251 जोड़ियों की शादी करवाई गई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। खास बात इस कार्यक्रम की ये रही कि बराबरी का संदेश देने के लिए सभी दूल्हों को घोड़ियों पर बिठाया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह के लिए घोड़ियों पर सवार इन दूल्हों की तस्वीर में कुछ भी असामान्य नहीं है। लेकिन अगर ये पता चले कि इन 251 दूल्हों में से 57 दलित हैं जबकि 108 आदिवासी हैं, तो इसके पीछे का संदेश साफ समझा जा सकता है। पहले बमुश्किल अपनी बात कह पा रहे इन दूल्हों की खुशी देखिए। अब सुनिए इस सांकेतिक पहल के पीछे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सोच क्या है। हमारा उद्देश्य है कि देश में पिछड़ा विछड़ा, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, इस पर रोकथाम कैसे लगे, तो वो कर्तव्य करके ही, दिखा करके ही लग सकती है। प्रचार करने से या भाषणबाजी करने से नहीं हो सकता है। तब हमने विचार किया कि इस बार के सामूहिक कन्या विवाह उत्सव में, जिसमें सभी समाज के वर आएंगे, उन सबको हम घोड़ों पर बैठाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन हर साल आयोजित होने वाले इस सामूहिक शादियों के समारोह में इस साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बागेश्वर धाम पहुंची और इन जोड़ियों को आशीर्वाद दिया। शादी के लिए पूरी व्यवस्था धाम की ओर से की गई थी। इसमें शादी के साजो सामान से लेकर पंडितों और वर वधू के लिए उपहार की व्यवस्था करना शामिल है। उपहार स्वरूप जोड़ियों को सिलाई मशीन और आटा चक्की भी मिले। जाहिर है वर और वधू दोनों पक्ष काफी खुश हैं और धाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 23 फरवरी को बागेश्वर धाम की ओर से बनाए जा रहे कैंसर हॉस्पिटल की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।